हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th का जो हम चैप्टर नंबर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर आपका ये लीनियर प्रोग्रामिंग है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे कि मैं बात कहूँ ग्राफिकल मेथड आएगा, वो तो बहुत ही ईजी है। फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में बच्चे गलती करते हैं। तो हमें जब उस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, तो वो ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन भी कुछ नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, तो इस मीन्स हमें वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके पीछे देखो मैं 2-3 ट्रिक्स बताऊँगा आपको कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। उसके बाद आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये चैप्टर हमारे पास ईजीएस्ट चैप्टर है। देखिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर ना हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल, बाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ये सब चीज़ें हमारे पास है क्या, ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब हम एक क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन को जब हम हर एक चीज़ को जान लेंगे कि अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हर एक चीज़ का मतलब क्या है और कैसे हमें। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक यूँ नहीं करना। देखो बच्चे कहता हूँ क्या करते हैं, बच्चे करते हैं इक्वेशन दिखी, क्वेश्चन सोल्व करके आ गए, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो बच्चा फंसेगा। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बात कहूँ कि हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, तो आपके पास लीनियर जो वर्ड है वो तो क्लियर कह रहा है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी। सपोज करो मेरे पास 3x + y = 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या है, 1 है। तो जहाँ पर डिग्री 1 होती है वो हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशंस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को बनाने वाला है। और लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ बनते हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन बनते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ चुके हो। और क्लास 11th में जो चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी है उसका भी काफ़ी यूज़ होने वाला है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको भी कवर करूँगा। अगर सपोज़ किसी बच्चे के चैप्टर 6 क्लास 11th के अगर डाउट्स हैं तो उनको भी मैं लेके चलूँगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है देखते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग का मतलब है हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन, मतलब हम किस तरीके से प्लान करें चीज़ों को कि हमें क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब कोई भी बंदा है वो बिजनेस करेगा तो वो क्या चाहेगा, लॉस चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा, बोलो लॉस चाहेगा या प्रॉफिट चाहेगा, प्रॉफिट चाहेगा, ऑब्वियस है। तो अब प्रॉफिट किस तरीके से किया जा सकता है, 2 तरीक़ों से। नंबर 1 कि आपके पास जो, अगर सपोज मैं कोई चीज़ें खरीद रहा हूँ तो मैं कम से कम रेट में खरीदूँ, अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेचूँ। सिंपल सी बात है। अगर सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर अगर 20 रुपीज़ का, अगर मैं इसको 15 रुपीज़ में ले लूँ तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में अब क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास ये है, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है टेबल एंड चेयर का, टेबल एंड चेयर। अब एक बिजनेसमैन है, सपोज मैं ही एक बिजनेसमैन हूँ, या फिर आप अपने आप को बिजनेसमैन लगा लो कि अब आपको टेबल्स और चेयर्स खरीदनी है, लेकिन कितनी टेबल्स चेयर्स खरीदें उसके पास देखो लिमिटेड रुपीज़ हैं। मैंने कहा उसके पास सपोज कुछ भी ले लो 2 लाख रुपीज़ है, टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपए में आपको टेबल्स और चेयर चाहिए। मैं मान लेता हूं कि सपोज करो मैंने x तो टेबल ले ली और y हमने क्या ले ली, चेयर ले ली, x टेबल और y चेयर। अब कह रहा है कि अगर एक जो टेबल है, सपोज उस टेबल का प्राइस हमारे पास 3000 है, समझो मेरी बात का मतलब, समझ जाओगे। एक टेबल का जो प्राइस है वो हमारे पास 3000 है, और एक चेयर का सपोज हमारे पास प्राइस ले लेते हैं 600 ले लेते हैं, चलो 600 रुपीज़ है। एक टेबल का प्राइस इतना, एक चेयर का प्राइस इतना, और हमारे पास टोटल 2 लाख रुपए हैं, और हमें गोडाउन में रखना है। गोडाउन मीन्स ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी बिजनेसमैन होगा तो कुछ उस सामान को कहीं ना कहीं जगह पे रखेगा। उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ रख रहा है, यूँ तो है नहीं कि वो अनलिमिटेड स्पेस है, पूरा संसार उसका है, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो उसके पास जो लिमिटेड स्पेस होगा, ये देखिए मैं स्पेस बना दे रहा हूँ समझने के लिए, प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझो। ये हमारे पास जो स्पेस है इस लिमिटेड स्पेस में रख सकता है। उसको भी हम बात करेंगे कि हमारे पास कितने यूनिट्स है, इससे भी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, तो वो बाद में देखेंगे। अब सोचो, और जब इसको वो खरीद रहा है तो उसमें जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, लेट क्लियर मी वन थिंग, अगर यहाँ पे वो खरीद रहा है तो उसको प्रॉफिट अब सपोज करो यहाँ पे 500 रुपीज़ का हो रहा है, और यहाँ पे अगर सपोज उसे 50 रुपीज़ का हो रहा है, तो कितनी टेबल्स और चेयर्स खरीदे, कितनी टेबल्स और चेयर्स खरीदे कि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से निकल सकता है।
ठीक है। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन निकालने के बाद मैंने कह दिया कि जो स्पेस है ना मेरे पास लिमिटेड, यहाँ पर हमारे पास 100 ही चीज़ें आ सकती हैं। 100 टेबल चेयर मिला के 100 आ सकती है, या तो 100 टेबल डाल लो, या 100 चेयर डाल लो, या फिर 50-50 डाल लो, 70-30 डाल लो, 80-20 डाल लो, 20-80 डाल लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन 100 से ज़्यादा आपके पास स्पेस है ही नहीं। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से। तो अब देखो केसेस क्या बनेंगे हमारे पास, समझो मेरी बात का मतलब समझो। हमारे पास केस क्या बनेंगे कि पहला केस देखो, पहला केस हो सकता है कि सपोज करो आपने टेबल्स जो हैं वो आपने सारी की सारी टेबल ले ली। तो टेबल से अगर आपने सारी की सारी ले ली तो 100 टेबल ले ली, 100 टेबल्स हो गई। और एक टेबल पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है मुझे? 5,000 रुपये, 500 रुपये। तो 500 टेबल और एक टेबल पे 100 रुपये। एक टेबल हमारे पास 100 टेबल आ सकती हैं और एक टेबल पे 500 रुपये प्रॉफिट। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट मिल जाएगा हमें मैक्सिमम इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन करते हैं कि सपोज हमारे पास सारी की सारी क्या हैं? चेयर्स हैं। इसमें हमारे पास ऑल टेबल्स ले ली और इसके अंदर हमने ऑल चेयर्स ले ली। अगर मैंने ऑल चेयर्स ले ली, सपोज करो 100 की 100 चेयर्स ले ली, क्योंकि यहाँ पे 100 ही चेयर आ सकती है, तो एक चेयर हमारे पास 50 रुपये प्रॉफिट दे रही है। तो 50 गुना 100 मतलब 5,000 रुपये प्रॉफिट मिला। लेकिन हमारे पास चीज़ें और भी तरीके से तो हो सकती हैं कि एक टेबल हो। देखो अभी आपको क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट भी मैटर करेगा। क्लियर है? तो एक टेबल मतलब कितनी टेबल्स, सपोज करो मैंने 80 टेबल्स ली और 20 चेयर्स ली, तो हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास वेरी करेगा। लेकिन अभी इस इक्वेशन में छोड़ो, मे बी हो सकता है इससे ज़्यादा हो। और फोर्थ इक्वेशन हो सकती है कि हमारे पास चेयर्स कम हो, टेबल ज़्यादा हो। तो 20 टेबल्स ले लेते हैं और 80 चेयर्स, और कितनी प्रॉफिट होगा हमारे पास। तो इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से? इक्वेशंस की हेल्प से। और वो इक्वेशन कौन देगा हमें? लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास दे रहा है प्लान ऑफ एक्शन कि कितने तरीक़ों से हम किस तरीके से हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारे पास स्पेस लिमिटेड हो। मे भी हो सकता है यहाँ पे स्पेस हमारे पास ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए। तो चीज़ों को समझो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको लेवल अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है? तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हम ग्राफिकल से सोल्व करेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके अंदर फिर हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी कि फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड, बाउंडेड सॉल्यूशंस, ये सब क्या है। ठीक है? तो लेट्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ग्राफिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाले। मैंने अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखिए हम पहले वर्ड से मतलब समझने चलते हैं। हमने अभी जो एग्जांपल लिया था, क्या लिया था कि हमारे पास एक बिजनेसमैन है, वो टेबल ले रहा है और चेयर ले रहा है। मैंने कहा कि कितनी टेबल्स लूं और कितनी चेयर्स लूं ताकि उस बिजनेसमैन को या फिर मुझे या फिर आपको, अगर आप हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। ठीक है? तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट करना। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। इट मीन्स हमें इसको मैक्सिमाइज करना होगा, इस इक्वेशन को हमें मैक्सिमाइज करना होगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम करना होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन्स हमारा मेन मकसद क्या है? हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है? अब देखिए हमारे पास सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है क्या? कॉन्स्टेंट मीन्स आपके पास, मैं कहूँ तो रुकावट, खेद। आपके पास एक चीज़ मैंने बोला कि आपके पास 2 लाख रुपए ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो मीन्स अगर सपोज कितनी टेबल्स खरीदूँ, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 5x + 4y ≤ 2 लाख। यहाँ पे तो ये भी रुपीज़ में होगा। एक चीज़ याद रखें, आपको इक्वेशन का मतलब पता है कि इक्वेशन कोई भी, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो उसमें हमारे पास ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा, इनकी यूनिट्स हमारे पास बराबर होगी। देखिए मैंने आपको, एक छोटी बात है लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से आधे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आधे क्वेश्चन। वरना आप फंस जाओगे कि कौन सी चीज़ में क्या लिखा हुआ है। अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा तब। ठीक है? तो इसको देखेंगे बाद में। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 5x + 4y < 2। सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ है, तो इट मीन्स इधर भी लाख में है, ये भी हमारे पास लैक्स में है। सो हम कितनी भी टेबल चेयर खरीदें लेकिन 2 लाख से ज़्यादा रुपए हम खर्च कर ही नहीं सकते। हम 2 लाख 1 रुपये भी नहीं खर्च कर सकते। हाँ, 1,99,000 खर्च कर सकते हैं।
उससे कम कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो हमारे पास एक कंडीशन लग गई कि इस लिमिट से ज़्यादा मैं जा नहीं सकता। मैंने बोला स्पेस, अगर मेरे पास एक स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है कि 100 चेयर्स का, तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास टेबल्स और जो चेयर्स हैं वो हमारे पास 100 से कम ही लाओ, बट ज़्यादा का स्पेस है ही नहीं। अब तुम एक बात सोचो ना, तुम्हारे पास कोई गोडाउन है, सपोज जहाँ पे तुम बैठे हो वो एक रूम है, उस रूम के अंदर हमारे पास 100 टेबल्स और चेयर आ सकती हैं। क्या उसके अंदर तुम 101 चेयर ला सकते हो? नहीं ला सकते। लेकिन क्या तुम उसके अंदर 99 चेयर रख सकते हो? रख सकते हो ना। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से लेस देन, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू, या तो 100, देखिए इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ, या तो x प्लस वाई लेस देन 100 होना चाहिए, या x प्लस वाई हमारे पास इक्वल टू 100 होना चाहिए। इस इक्वेशन का मतलब ये होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब बात करेंगे इसको ग्राफिकल। देखिए, जिस बच्चे ने 11th क्लास ढंग से पढ़ी है उसको तो कोई डाउट आने ही नहीं वाला, लेकिन फिर भी मैं अभी इस क्वेश्चन को जब कराऊंगा तो हमारे पास ये क्या बताया मैंने, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कंडीशंस हैं कि हमारे पास ई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 50 से कम ही होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, 3x प्लस वाई लेस देन 90। अब x और y हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा समझो। अब जो टेबल चेयर खरीदी, क्या -1 हो सकता है? टेबल इज एक्स, टेबल हमने x माना, x इज इक्वल टू -1, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इट मीन्स कि कोई भी हमारे पास जो भी चीज़ें खरीद रहे हैं या कोई भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो उन सभी रिसोर्सेज की वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन तो मेरे पास हमेशा फिक्स ही रहने वाली है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिजिकल समझ में आ रहा है कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। आपके पास कंडीशन ये लगी हुई है कि 50 से कम इन दोनों की वैल्यूज़ हैं और इसके हमारे पास 90 से कम है। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका। उससे पहले चलो अब जब क्वेश्चन करेंगे तभी देखते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को ना ग्राफिकली सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, ग्राफिकली। ग्राफिकली सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप 1-2 क्वेश्चन सीख गए उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम बाउंडेड अनबाउंडेड वाले रीजन्स बनेंगे, उनकी बात भी करेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। सो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में बनाना होगा, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को ग्राफ में बनाना होगा। उसके बाद हम देखेंगे इस वाले चैप्टर को, इस वाले टॉपिक को मतलब। हमारे पास हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 की अगर बात की जाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या ही है, देखो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले आप क्लास 10th पढ़ के आए हो तो मैं उसी पे जा रहा हूँ। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना मैं क्या कर लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ कि जो x प्लस वाई है वो इज इक्वल्स टू 50 है। इससे मेरे पास ग्राफ बनाने में आसानी होगी, समझ पा रहे हो। x प्लस वाई को मैंने 50 के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो जब हमने x प्लस वाई को 50 के इक्वल मान लिया, क्लास नंबर 10th, याद करो वो दिन जब आपको सिखाया जाता था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड करने को बोली जाती थी। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे x रखा, यहाँ पे y रखा। सपोज करो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, जरा रखो यहाँ पे 0, तो x को 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा, इसको छुपा दो, y कितना मिल गया 50, और जब y को 0 रख दिया तो x कितना मिल गया 50, यस और नो, ठीक है। अब आपके पास ये हो गए, देखो वैसे तो चाहो तो मत लिखो लेकिन फिर भी लिख देते हैं हम कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कौन कौन से हो गए, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए, लेट्स से हमने ए कोऑर्डिनेट मान लिया इसको, जब x की वैल्यू 0 थी तो y 50 था, और सपोज करो बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ये 50 है तो ये 0 हो गया, x 50 था तो y 0 होगा, और ये तो आप जानते ही हो कि x और y में कोऑर्डिनेट निकाला जाता है, क्लियर। तो इसको तो हम ग्राफिकली ड्रॉ कर देंगे इस वाले पॉइंट को, लेकिन फिर बाद में इसका क्या रोल है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल। देखो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, सारा खेल इसी का, क्योंकि सारा ग्राफिकल रीजन जो आएगा, शेडेड पोर्शन जो आएगा वो इन्हीं चीज़ों में से निकल के आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का निकल के आ गया। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन का भी मैं बना देता हूं कि इसको मैं क्या मान लूँगा थोड़ी देर के लिए, लेट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो जैसे ही मैंने इसको माना तो हमने क्लास 10th में पहुँचे थोड़ी देर के लिए, और x हमारे पास ये हो गया, y हमारे पास ये हो गया। अच्छा बताओ ज़रा मुझे, जब x को मैंने 0 डाला तो कितना आई y की वैल्यू, जब x को 0 डाला तो y कितना आया, इसको हटा दो, y कितना आ गया 90 आ गया, यस और नो। जब y को 0 रख रहा हूँ तो x कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 90, 3x इज इक्वल टू 90 मतलब x इज इक्वल टू 30, यस और नो, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड ये आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए समझो, इसलिए मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझ लो। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास
सी कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास 0 90, जब x 0 था तो y 90 हो गया, और डी कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया 30 एंड 0। अब हमारा काम ख़त्म, 90% काम ख़त्म। अब तो हमें सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी है और 2 लाइन ड्रॉ करनी है उससे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए कुछ ऐसे, होप सो विजिबल है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख पा रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ये लाइन, ये पॉइंट अब दिख रहा है यहाँ तक, जस्ट प्लीज़ मुझे चेक करने दीजिए कि कहाँ तक दिख रहा है। सो अब देखिए ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप ये चीज़ जानते हो, लेकिन अब हमें ग्राफ में, सुनिए मेरी बात, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो गई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट देखो कहाँ तक जा रहे हैं, 0 50 0 30, मतलब 50 तक जाना है हमें। तो हमने सपोज 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है, हमने इसको कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया। अच्छा वाई देखो 50 0 90 0, देखो 90 तक जा रहा है, तो ऐसे 10 10 10 10 करोगे तो बहुत दूर तक चला जाएगा, आपका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनेगा। तो आप क्या करो, कभी भी इससे ग्राफ्स आए तो 20 20 में ब्रेक कर लो, इजी पड़ेगा। तो ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100, तो 20 40 60 80 और ये हमारे पास क्या हो गया 100 हो गया। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देखिए कैसे। ए कोऑर्डिनेट क्या था 0 50, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 50, x 0 हमारे पास इस पे मिलेगा, x 0 हमारे पास इस इक्वेशन में मिलता है, और x वाली एक्सिस पे हमें y 0 मिलता है। ये तो पता है ना भाई, x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 20 है, लेकिन y की वैल्यू 0 है, ठीक है। x 0 y 50, तो 0 पे ध्यान मत दो, 50 पे ध्यान दो, लेकिन y कोऑर्डिनेट पे। तो y एक्सिस ये रही 40 और 50 हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। हमने एक पॉइंट लिया, सर्कल बनाया, और इसको मैंने a पॉइंट से डिनोट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ए था, वरना मुझे 0 50 लिखना पड़ता। तो देखो जब ग्राफ बनाओगे ना, जब 0 50 सारे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे ये सब, तो काफ़ी घोच-पूछ हो जाएगा, मीन्स काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो कोशिश क्या करो कि आप ABCD में कन्वर्ट कर लो, ABCD में, काफ़ी ईजी दिखेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। मेन काम क्या है, आपका एग्जामिनर को खुश करना है ना, तो इस तरीके से होगा। बी कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या 50 0, ठीक है, 50 ये रहा, 0 ये रहा, और हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास हो गया बी कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, बी कोऑर्डिनेट। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे पहले तो देखिए मे बी मुझसे स्ट्रेट लाइन ना बने, बट हमसे जैसी भी बनी, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन गया। अब सुनो, अभी मेरा काम खत्म नहीं, मैं पहले इसी इक्वेशन को निपटा देता हूँ पूरा। क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू। अब ग्राफ हमारे पास उधर वाला बनेगा या नीचे वाला बनेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पास इस पर्टिकुलर सिंबल पे। अब हमारे पास देखो इक्वेशन हमारे पास दो तरीकों से बनेगी, या तो इक्वेशन सपोज जैसे ये बन रही है यहाँ से पास हो गई, या इक्वेशन हो सकता है कि ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से। ये जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तब हम उसकी बात तब करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको मैं। लेकिन अगर कभी भी कोई लाइन कैसे भी बने, यहाँ से बने कहीं से भी बने, तो हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन पॉइंट को लेंगे, सबसे ईजी पड़ेगा हमारे लिए। हम इस ओरिजिन पॉइंट की वैल्यू क्या होती है 0 0, हम इस 0 0 को ना, इस 0 0 को इस इक्वेशन में डालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सेटिस्फाई कर पा रहा है। समझो कैसे, मैंने क्या कहा, चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, चेक यहाँ पे लिखेंगे चेक एट 0 0, मतलब x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0। इट मीन्स वॉट कि आपके पास क्या हुआ, सो इट मीन्स वॉट, x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0। देखिए x 0 y 0, यहाँ पे डालो 0 + 0, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 लेस देन इक्वल टू 50, मतलब क्या ये सही है, 50 हमारे पास बड़ा होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इट मीन्स ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। हमने क्या बोल दिया, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, सबको विजिबल होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। अगर ये बात सत्य हुई, हमने डाला ओरिजिन, सुनना मेरी बात, हमने डाला ओरिजिन और ओरिजिन डालने के बाद हमारे पास बात निकली सत्य है, ट्रू, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इसी साइड, ओरिजिन के साइड। अगर ये बात झूठी होती, मतलब अगर ये चीज़ फॉल्स होती, सपोज ये सिंबल हमारे पास उल्टा होता, ऐसे करके ऐसे होता, तो हमारा जो ग्राफ होता वो अपोजिट साइड। अगर ट्रू है तो ओरिजिन के साइड, अगर फॉल्स है तो उसके अपोजिट साइड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमारे पास कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन का है,
ठीक है, अब समझो, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने क्लास 11th में। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा हो गया। अब मैं बात करूँ सेकंड इक्वेशन की। देखो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 0, 90 एंड 30, तो 0, 90 को प्लॉट करते हैं पहले। तो 0, 90 हमारे पास कहाँ पे हो गया, ये रहा लगभग 0, 90। हमने इसको डिनोट कर दिया C से, क्योंकि C से डिनोट किया हुआ है। 30, 0, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, ये हमारे पास ये हो गया। और इसको कोऑर्डिनेट को हमने नाम दे दिया D दे दिया। तो हम क्या करेंगे, C और D को ज्वाइन कर देंगे। आप प्लीज़ इसको स्ट्रेट लाइन ही बनाना, मुझसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बनेगी। हाँ ठीक है। एक बात और, जो हमने इक्वेशन बना दी ना, अब आप उस इक्वेशन पे नाम लिख दो, ताकि हमें जब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो 4-5 इक्वेशन हो जाएंगी। और 4-5 इक्वेशन को ना फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल रहेगा, ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? तो ये इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, फर्स्ट वाली, तो x + y लेस देन इक्वल टू 50, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। समझ में आ जाएगा मुझे। अब सेकंड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। अच्छा, इसको अब हम चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो चेक करो, कहाँ पे चेक करोगे, ऑब्वियस 0, 0 पे। जब तक लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी तब तक हम यहीं से पास करेंगे। वैसे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस लाइन से, इधर वाला आप 20, 0 ले लो, 10, 0 ले लो, 0, 20, 0, 40, 0, 60, 0, 80, कुछ भी ले लो। इसके इधर वाला कोई भी पॉइंट इसमें रखो इक्वेशंस में। बस आपको ये देखना है ट्रू है फॉल्स। अगर ट्रू है तो उसी की साइड शेड कर देना, अगर फॉल्स है तो उसके अपोजिट साइड शेड कर देना, सिंपल। तो चेक करते हैं 0, 0 पे। क्लियर? तो 0, 0 कोऑर्डिनेट हमारा, देखो अब हमें चेक करना है इस कंडीशन को, तो हम 0, 0 पे चेक करेंगे। लेकिन सेकंड इक्वेशन को देखो, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये रही। तो 3x + y में हम क्या डालेंगे, 0, 0 डाल देते हैं। तो 0 × 3 0, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 90। तो क्या ये बात बिल्कुल ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना, 90 बड़ा ही होता है 0 से। तो हमारे पास ये बात क्या हो गई, ट्रू। तो ट्रू हमारे पास अगर हो गया तो इट मीन्स इस लाइन के इधर वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन हो जाएगा। समझो मेरी बात का। ये जो लाइन थी, ये इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन के हमने ओरिजिन डाला। अगर ओरिजिन हुआ ट्रू तो हमारे पास ये पोर्शन शेड हो जाएगा। अगर ये बात फॉल्स होती तो इधर वाला एरिया हो जाता। इट्स सिंपल वन ना। तो हमारे पास कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हमारे पास शेड हो गया। क्लियर और नोट, ये वाला पूरा एरिया हमारे पास शेड हो गया। तो देखो अभी तो सारा कॉम्प्लिकेट कर दे रहा हूँ, बट लिखेंगे समझाएंगे अलग तरीके से, आगे क्वेश्चन करेंगे तब देखना। सेकंड इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, 3x + y। तो हमने इसके ऊपर लिख दिया 3x + y लेस देन इक्वल टू 90। तो 2 इक्वेशन तो मेरे पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू 0 कहाँ पे मिलेगी, इस वाली इक्वेशन पे। ये हमें x की इक्वल टू 0 मिल रहा है, और 0 से बड़ा किधर मिलेगा, उधर सब कुछ उधर 10, 20। ये x की वैल्यू बड़ी तो है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारे पास इधर मिलने वाला है। इस पूरा का पूरा जो पोर्शन हो गया, ये हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। यस और नो, देख लो ना, x की वैल्यू 0 है। इस पोर्शन में आते हैं, चलो इस पोर्शन में कहीं भी पॉइंट ले लो। यहाँ पॉइंट ले लिया, कितनी वैल्यू x की, 60, 70 है, 60 अप्रोक्स है। तो 60 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पोर्शन हो गया। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, मतलब ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0 दे रहा है, तो y का 0 से बड़ा ये ऊपर वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन। तो हमने इसको डिनोट कर दिया कुछ इस तरीके से। सो अब समझो, हमारे पास जो पोर्शन चारों इक्वेशंस में 1, 2, 3, 4, जो चारों इक्वेशंस में मेरे पास कॉमन आएगा ना, उसको हम कर देंगे शेड। क्या कर देंगे, शेड। इट मीन्स हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, हमें उसी रीजन में हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखो आप एक बात सोचो, इस पूरे में से कौन सा रीजन कॉमन आ रहा है। क्या मैं कह दूं कि ये पोर्शन है, ये हमें कॉमन दिख रहा है। ध्यान से देखो ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन। चलो देखते हैं, ये पोर्शन इसके ऊपर आ रहा है, सेटिस्फाई। ये पोर्शन इसके इधर आ रहा है, सेटिस्फाई। ये पोर्शन इस इक्वेशन से इधर आ रहा है, बिल्कुल सही। और ये पोर्शन इस वाली इक्वेशन से भी इधर आ रहा है, बिल्कुल सही। तो बाकी जो पोर्शन हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गया, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात। तो हमें सिर्फ यही फाइंड करना था कि कौन सा पोर्शन हमारे पास कॉमन आने वाला है, और हमने वो फाइंड आउट कर दिया है। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब ये जो पोर्शन आपके पास आया, मतलब हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो सॉल्यूशन हमें इसी पोर्शन में मिलेगा। ये पोर्शन हमारे पास कौन सा पोर्शन है, शेडेड रीजन।
देखो ये शेडिड रीजन है। अब हम इसकी बात करेंगे, शेडिड रीजन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, फिजिबल रीजन। क्या बोलेंगे, फिजिबल रीजन, क्योंकि आपके पास सारा सॉल्यूशन इसी में मिलने वाला है। ठीक है, अब आपके पास एक फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन में अब देखो क्या होगा, आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट मेथड होता है। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या बोलता है कि आपको ना, देखो इस रीजन में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लाइंस पे भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करेंगे नहीं। कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या बोलता है कि आप ना सिर्फ कॉर्नर पे चेक कर लो कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है, सिर्फ कॉर्नर पे चेक करो, 1 2 3 और 4 जगह चेक करो, जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल जाएगा ना, आपका आंसर हो जाएगा। ये बात होगी फिजिबल रीजन की। अच्छा, इनफिजिबल रीजन कौन सा होगा, ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन कौन सा हो गया हमारे पास, इनफिजिबल रीजन हो गया। हमें इसकी बात करनी है तो ये फिजिबल रीजन हो गया, पहली चीज़ क्लियर हो गई। बाउंडेड सॉल्यूशन क्या होगा, बाउंडेड सॉल्यूशन वो होगा जब हमारे पास कोई भी रीजन पूरा का पूरा बाउंड्री से कवर हो, पूरा का पूरा बाउंड्री से कवर हो, हमें फिक्स रीजन मिल गया, वो रीजन हमें क्या मिलेगा, बाउंडेड सॉल्यूशन। देखो ये बाउंडेड सॉल्यूशन है, ये बाउंडेड सॉल्यूशन है। अच्छा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होगा, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो मेरी बात। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सपोज एक ग्राफ है, और सपोज करो हमारे पास ये 2 इक्वेशन जा रही है, और इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से है, मतलब दोनों का तरफ बाहर की तरफ, और x और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कौन सा रीजन मिल जाएगा मुझे ये रीजन मिल जाएगा, यस और नो। क्या इसकी कोई बाउंड्री है, कोई बाउंड्री नहीं है, ये कहीं फिक्स नहीं हो रहा। देखो इसमें ये पूरा का पूरा फिक्स हो रहा है, ये एरिया मेरे पास फिक्स है, लेकिन इसमें देखो क्या कोई एरिया फिक्स हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा इधर वाला पोर्शन हो गया। तो ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा मेरे पास, अनबाउंडेड। कौन सा सॉल्यूशन, अनबाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड और अनबाउंडेड में बहुत डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि जब हम अनबाउंडेड की बात करेंगे ना, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन अलग टाइप के बनेंगे, वो हम देखेंगे लास्ट में, जब इस लेक्चर का लास्ट होगा। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हम, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो फिजिबल रीजन समझ में आ गया, बाउंडेड और अनबाउंडेड समझ में आ गया, मैक्सिमाइजेशन समझ में आ गया, मिनिमाइजेशन समझ में आ गया, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से देखो, उसके बाद में यहाँ पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कि जो हमारे पास z होगा, ये था ना हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें इसको प्रॉफिट करना था मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि उधर बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो जो z था हमारे पास 4x + y, हमारे पास कौन कौन से पोर्शन है, हमें उस पर ध्यान देना है, शेडिड रीजन पे ध्यान देना है। तो शेडिड रीजन हमारे पास कौन कौन सा कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट था ए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है ओ, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है डी, इसको सपोज आप कुछ भी बोल दो, इसको आप ई बोल दो, तो ओ ए ई डी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो गया, ओ ए ई डी। ठीक है, तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट ऐसे मिले जो हमें प्रॉफिट या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज देगा, लेकिन ये कौन से मेथड से देगा, कॉर्नर पॉइंट मेथड से। तो हम ओ कोऑर्डिनेट पे चेक करेंगे, देखो ओ कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया, 0 0, ए कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो गया, देखो ए कोऑर्डिनेट। अब कितना इजी लग रहा है, देखो, वरना सोचो नंबर्स के अंदर नंबर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इनको इस तरीके से लिखो। तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 0 50। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी होगी, ये तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, और डी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, डी की वैल्यू होगी 30। डी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 30। अब बात करते हैं ई की। देखो क्लास 10th में जब आपने चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मीन्स व्हाट, कि आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं, देखो 2 ही तो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, इस इक्वेशन का नाम क्या है, x + y ≤ 50। एक इक्वेशन मेरे पास ये रही, इसका नाम हमारे पास ये है। तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो हमें एक मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। आपने पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, याद आ रही है कुछ बातें, 3 बातें होती थी, A/A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये सब बातें कुछ माइंड में आ रहा होगा। तो अभी ना इस चैप्टर के अंदर हम मैक्सिमम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कि आपके पास 2 इक्वेशन होगी और वो हमारे पास कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, कहीं ना कहीं कट करेगी। जहाँ पे भी कट किया वो जो पॉइंट मिला, जैसे कि ये इक्वेशन जा रही है और ये इक्वेशन जा रही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये जो लाइन जा रही है ये कहीं ना कहीं कट कर रही है। जहाँ पे कट कर रही है ना, वो पॉइंट हमें, जब हम इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वही वैल्यू मिलेगी जो हमें यहाँ से। लेकिन अगर आप ग्राफ से बनाना जब आप ग्राफिकल बनाएंगे तो आपको ग्राफिकल से भी एग्जैक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन मे भी हो सकता है कि पॉइंट्स में इधर वैरी हो जाए, पॉइंट्स में। क्लियर? तो बेटर क्या है कि आप इसको सोल्व करो और आप x और y की वैल्यू को पालो।
सो देखिए एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व कर देते हैं। सो एक्स और वाई हमारे पास क्या होगा वो देखते हैं। देखिएगा कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, पहली इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। मैं इसको इक्वल टू मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको इज इक्वल टू मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। लेस देन का काम, इस इनइक्वालिटी का जो लेस देन और ये लेस देन है, इसका काम सिर्फ इतना है कि रीज़न बता देगा, बाकी सोल्व करो तो बेटर है कि आप इस तरीके से करो। दूसरी इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस 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 कट गया, x में से 3x गया तो -2x, 50 में से 90 गया तो -40, माइनस से माइनस कटा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है। अब इसको या तो उसमें डालो या इसमें डालो, जहाँ आपका मन करे। मैं ऊपर वाले में डालूंगा ना, इजी पड़ रहा है, तो 20 डाला तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 30। 20 उधर गया तो माइनस हो गया, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 30। मतलब समझो ये जो e कोऑर्डिनेट था इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 30 है। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो ये मिलेगा। क्लियर, ओके। 20 30 हमें मिल गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 20 30। ये हमने लिखा 20 और ये हमने लिखा 30। अब समझो, सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन टेबल एंड चेयर वाला ही था। अब मजा आएगा। अगर यहाँ पे 0 0 रखा तो यहाँ पे 0 रखो। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें कहाँ रखनी है, z के अंदर रखनी है, क्योंकि हमें प्रॉफिट कौन देगा, 4x प्लस वाई देगा प्रॉफिट, और कोई नहीं देगा। ये हमारे पास प्रॉफिट वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो हमें कितना मिल गया, 4 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। बात करते हैं 0 50 की, 0 डालो, 4 इंटू 0 0 प्लस 50, तो हमें कितना मिल गया, 50 मिल गया। 20 30 डालो, 20 इंटू 4 80 प्लस में 30 कितना मिल गया, 110, और 30 0 डालो तो 30 इंटू 4 दैट इज़ 120 प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 120। क्लियर और नोट। हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमाइजेशन। ये मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन था ना, मतलब समझ पा रहे हो। अगर मेरे पास एक टेबल चेयर का क्वेश्चन था, सपोज मैं टेबल चेयर वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मतलब क्या है कि आपके पास जो टेबल्स और चेयर्स मिला के 50 रुपीज़ से कम होनी चाहिए, सॉरी 50 काउंटिंग में 50 से कम होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन सपोज इसका मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहे हैं कि आपके पास सपोज जो टेबल्स और चेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो 90 lakhs, जो 90,000 लगा लेते हैं, 90,000 से कम होना चाहिए। तो आपके पास कुछ इक्वेशन बनी इस तरफ से इधर, और इसको मैं रुपीज़ मान लेता हूँ। तो दो इक्वेशन बनी, ये हमारे पास क्या बने, कॉन्स्टेंट्स। तो लिखा था सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इस पे ऊपर लिमिट लग गई है, ठीक है। टेबल्स और चेयर हमेशा 0 से बड़ी ही होंगी। क्वेश्चन था मैक्सिमाइजेशन का, हमने निकाला शेडेड रीजन। ये हमारे पास क्या मिला, फिजिबल रीजन। इसी में हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन। इस फिजिबल रीजन में हमें 4 पॉइंट मिले, किस मेथड से, कॉर्नर पॉइंट मेथड से। जो हमें पॉइंट्स मिले हमने उनको किस में रखा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। हमें मिले 4 पॉइंट। इसमें देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन दे रहा है, उस सॉल्यूशन को हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। और उसी सॉल्यूशन को, उस पॉइंट को, ये जो 120 निकल के आया, इस 120 क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब समझ में आ रहा है क्या, कि कोई भी बिजनेसमैन होगा ना, वो ये चाहेगा कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब कि ऑप्टिमम प्रॉफिट हो, कि उसको ना कुछ भी कर लो। जब आप 30 टेबल्स बेचोगे और या खरीदोगे, अगर बिजनेसमैन तो खरीद रहा है, और 0 चेयर खरीद रहा है, तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट होगा, 120। कुछ भी कोशिश कर ले वो बिजनेसमैन, उसको 120 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। क्लियर है, 120, चाहे वो कुछ भी कर ले, 120 रुपये इज द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर हिम इन द बिजनेस इफ ही सेल आउट लाइक दीज इक्विपमेंट्स, टेबल्स और चेयर्स। तो दिस 120 इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा, और इसको आप बॉक्स में बना के लिख देना, और लिख देना x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सफिशिएंट। क्योंकि आपसे टेबल्स एंड चेयर पूछा जाएगा, आपसे x और y की वैल्यू पूछी जाएगी, तो 30 और 0 इज द करेक्ट आंसर एंड 120 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये आपके ऑल अबाउट दिस वन, ठीक है। सो देखिए, ये ग्राफिकल मेथड आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा था, तब भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन करने का तरीका यही है, पहले ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद ये, फिर ग्राफ बनेगा। उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी होगी, और कंडीशन चेक करने के बाद हमें एक पॉइंट निकालना होगा, जो भी पॉइंट निकल के आएगा। उसके बाद हमें इधर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास z आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, मिनिमम प्रॉफिट आ रहा है।
सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग लेक्चर 1। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं, कैसे हम चीज़ों को पकड़ेंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके बाद हम फिर ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन भी करेंगे, मीन्स पूरे चैप्टर को कवर करने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर कोई डाउट है या फिर किसी चीज़ से लेकर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, क्या अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।